हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी फिजिक्स ऑनर्स सेशन 2022-2023। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रीफली कि आपको फिजिक्स ऑनर्स के सेमेस्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा कोर्स है, कितने मार्क्स का कोर्स है, कितना मार्क्स इंटरनल का होगा, कितना मार्क्स एक्सटर्नल एग्ज़ाम का होगा। ठीक है, तो फिज़िक्स ऑनर्स में आने के पहले मैं आपको इन जनरल बता दूं कि आप बीएससी ऑनर्स में अगर आपने एडमिशन लिया है, साइंस के किसी ब्रांच में लिया है, तो बेसिकली ऑनर्स का दो पेपर होगा। एक उसको हम कोर कोर्स 1 एंड कोर कोर्स 2 कहेंगे। एक जेनरिक इलेक्टिव का पेपर होगा और एक एईसीसी का पेपर होगा। ठीक है, दो, एक तीन, एक चार पेपर टोटल आपको देना है। अब हम स्पेसिफिक फिजिक्स ऑनर्स में आ जाते हैं। फिजिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 में आपके पास मैंने लिखा है ऑनर्स पेपर या कोर कोर्स। सीसी मतलब कोर कोर्स। तो ऑनर्स दो पेपर है जिसको कह रहे हैं कोर कोर्स 1, कोर कोर्स 2। ये एफएम है आपका फुल मार्क्स, ये ईएसएम है आपका इंड टर्म या फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम है उसका मार्क, और ये इंटरनल सेमेस्टर का मार्क्स है। तो कोर कोर्स 1 जो होगा ये 4 क्रेडिट का कोर्स है और फुल मार्क्स इसका जो है 75 मार्क्स होगा। ठीक है, 75 मार्क्स में आपका जो इंड टर्म एग्जाम होगा या फाइनल एग्जाम सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम जो करें वो 60 मार्क्स का होगा, और जो इंटरनल हो वो 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इस 15 मार्क्स भी दो पार्ट में बटा हुआ है। ये 10 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा आपका रिटन, और 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस के मिलेंगे। चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ऑनर्स में दो कोर कोर्स है। फर्स्ट कोर कोर्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कोर कोर्स में जो फुल मार्क्स है 75 मार्क्स का कोर्स है, 4 क्रेडिट का कोर्स है ये। और 75 मार्क्स में आपका फाइनल सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो 60 नंबर का होगा, और इंटरनल एग्ज़ाम जो होगा वो 15 नंबर का है, और 15 नंबर में 10 नंबर का एग्ज़ाम होगा रिटन, और 5 नंबर आपका जो अटेंडेंस है उस पर मिलेगा, क्लास के अटेंडेंस। ठीक है, तो अटेंडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जान लें ऑनलाइन क्लास अगर चल रहा है तो भी अटेंडेंस आपका रिक्वायर्ड है, तभी 5 नंबर मिलने वाले हैं। सेकेंड आ जाइए, कोर कोर्स 2 सिमिलर है, ये भी 4 क्रेडिट का कोर्स है और टोटल मार्क्स 75 मार्क्स टोटल है। इन टर्म एग्ज़ाम जो फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा 60 नंबर का होगा, इंटरनल होगा वो 15 नंबर का होगा, 10 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम और 5 नंबर का अटेंडेंस मार्क्स। अटेंडेंस कंपलसरी आप देख रहे हैं, दो पेपर हैं आपके, 10 नंबर हो गए अटेंडेंस के। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम पे। तो कोर कोर्स 1 एंड 2 का प्रैक्टिकल एक प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल का टोटल फुल मार्क्स जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, और फाइनल सेमेस्टर का जो इंटर्म एग्जाम प्रैक्टिकल मतलब फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम होगा आउट ऑफ 50 40 मार्क्स होगा। तो बच गया कितना, 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स आपका हो गया प्रैक्टिकल का इंटरनल। इसको 5 + 5, 10 मार्क्स प्रैक्टिकल इंटरनल, 40 मार्क्स आपका फाइनल प्रैक्टिकल का नंबर है। 5 + 5 इसलिए लिख रहा हूँ चूँकि कई बार जो हमें वो सीट भरने आता है नंबर का, तो इसके साथ 5 यहाँ पे डाल देते हैं कि इंटरनल के साथ। ये 15 नंबर का इंटरनल है, इसमें 10 और 5, 10 इंटरनल, 5 अटेंडेंस और 5 प्रैक्टिकल, ये हो गया टोटल आपका 20 नंबर का। ये टोटल 20 नंबर का, इसलिए मैंने इसे 5 + 5 लिखा है। इसके लिए आप ये समझ के रखिए कि प्रैक्टिकल 50 नंबर का है टोटल, 40 नंबर आपका फाइनल एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का, और 10 नंबर आपका इंटरनल होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर से एक बार आपको बता दूं, कोर कोर्स पेपर 75 नंबर का है और दो कोर कोर्स होंगे। फाइनल एग्जाम में आपको 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और इंटरनल में 15 नंबर का इंटरनल होगा, और उसमें 10 नंबर आपका एग्जाम होगा और 5 नंबर अटेंडेंस का होगा, दोनों पेपर्स के लिए। और प्रैक्टिकल एग्जाम टोटल फुल मार्क्स 50 नंबर का है, 40 फाइनल एग्जाम होगा सेमेस्टर 1 का, और 10 नंबर आपका इंटरनल होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोर कोर्स में जो ऑनर्स कोर्स या कोर कोर्स है उसके मार्किंग के बारे में।
तो आप समझ गए होंगे कि ऑनर्स का 2 ही कोर्स है, 2 पेपर चलेगा, 1 पेपर 2 पेपर और उसी का प्रैक्टिकल होगा। तो ऑनलाइन क्लास में हालांकि प्रैक्टिकल के बारे में हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल ऑनलाइन अभी तो नहीं कुछ कह सकते, बट थ्योरी क्लास तो चलेगा ही। चलिए अब आते हैं हम, ऑनर्स पेपर का हो गया जेनरिक पेपर। जेनरिक पेपर में हमारे पास अगर आपने फिजिक्स ऑनर्स ऑप्ट किया है तो जेनरिक के 2 ऑप्शन है, आइदर आप केमिस्ट्री लेंगे या मैथ्स लेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री लेंगे तो उसमें प्रैक्टिकल आएगा, मैथ्स लेंगे तो प्रैक्टिकल नहीं है, तो अकॉर्डिंगली मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर आपने मैथ्स लिया है तो प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने केमिस्ट्री लिया है तो प्रैक्टिकल होगा। तो ज़्यादातर फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो ऑप्ट करते हैं मैथ ही। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल मार्क्स जो आपका होगा ये 100 मार्क्स का होगा। तो 100 मार्क्स में थ्योरी का देखिए, अगर आपका थ्योरी का मार्क्स हम बता रहे हैं, अगर मैथ्स आपने ऑप्ट किया है उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ 100 टोटल मार्क्स होगा 100 का मैथ्स वालों के लिए। फिजिक्स ऑनर्स है और जेनरिक में मैथ अगर आपने ऑप्ट किया है, टोटल मार्क्स होगा 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में आपका जो फाइनल एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। और जो इंटरनल होगा वो 20 मार्क्स का होगा। तो 20 मार्क्स में आपका क्या आ जाएगा, 15 मार्क्स हो गया एग्ज़ाम और 5 मार्क्स अटेंडेंस, क्योंकि प्रैक्टिकल इसमें है नहीं। तो हम कह सकते हैं 15 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स। ये उनके लिए कह रहा हूँ जो फिजिक्स ऑनर्स हैं और मैथ जिन्होंने जेनरिक लिया है, ठीक है। अब अगर आपने प्रैक्टिकल पेपर मतलब केमिस्ट्री ऑप्ट किया है तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। थ्योरी जो आपका है वो 75 का हो जाएगा, टोटल मार्क्स थ्योरी 75 का हो जाएगा। और 75 में आपका 60 मार्क्स का फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है। और पंद्रह मार्क्स का हो जाएगा आपका इंटरनल, वही रहेगा 10 मार्क्स पेपर, 5 मार्क्स अटेंडेंस। ये किसके लिए करें, ध्यान रखिए। अगर आपने प्रैक्टिकल वाला पेपर ऑप्ट किया है तो ये हो गया, सपोज आपने मैथ्स ऑप्ट किया है, तो अगर आप केमिस्ट्री ऑप्ट कर रहे हैं तब ये केस होगा। तो ये 75 मार्क्स हो गए, तो बचे क्या हमारे पास, प्रैक्टिकल का 25 मार्क्स होगा। 25 मार्क्स में कितने का आपका आएगा, 25 आउट ऑफ 25 20 रहेगा फाइनल प्रैक्टिकल का, सेमेस्टर 1 का जो फाइनल प्रैक्टिकल होगा वो, और 5 मार्क्स आपका रहेगा इंटरनल प्रैक्टिकल के लिए। समझ गए, फिर से बताता हूँ। फिजिक्स ऑनर्स वाले अगर मैथ्स ऑप्ट किए हैं 100 नंबर का मैथ होगा, फाइनल एग्जाम आपका सेमेस्टर 1 का 80 नंबर का होगा और 20 नंबर इंटरनल होगा। 20 में आपका 15 नंबर इंटरनल का एग्जाम होगा और 5 नंबर अटेंडेंस का होगा। अगर आपने केमिस्ट्री ऑप्ट किया है तो थ्योरी 75 का होगा टोटल, और फुल मार्क्स 75 होगा, उसमें 60 नंबर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होगा, 15 नंबर इंटरनल होगा। इंटरनल भी 2 पार्ट में है, 10 नंबर का एग्जाम, 5 नंबर अटेंडेंस। और प्रैक्टिकल जो आपका है वो 25 नंबर का होगा प्रैक्टिकल वाले पेपर के लिए। 25 में 20 आपका फाइनल एग्जाम का मार्किंग होगा 20 नंबर, और 5 नंबर होगा आपका इंटरनल प्रैक्टिकल का। तो ये हमारा हो गया ऑनर्स एंड जेनरिक। अब एक और पेपर आता है AECC। क्या है, नाम थोड़ा सा पहली बार लग रहा है, सुने होंगे आप, AECC। तो AECC का फुल फॉर्म होता है, लिखा है मैंने, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स। मतलब ये कोर्स आपको करना ही है, चाहे आप साइंस कर रहे हैं, आर्ट्स कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, ये सबके लिए कॉमन है। क्या है, AECC, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स। तो AECC 1 सेमेस्टर 1 में आपका AECC 1 होगा, सेमेस्टर 2 में AECC 2 होगा, उसके बाद फिर पेपर सेक आ जाएगा, स्किल डेवलपमेंट का पेपर होगा। तो उस सेमेस्टर आगे की बात नहीं करते, यहाँ की बात करते हैं। AECC क्या है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, जो साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबको करना है। तो ये बेसिकली क्या है, सेमेस्टर 1 में लैंग्वेज का कोर्स, मतलब आइदर हिंदी और इंग्लिश, जो भी आप ऑप्ट करते हैं, जिन्होंने इंग्लिश ऑप्ट किया वो इंग्लिश के लिए लिखेंगे,
जो हिंदी ऑप्ट करेंगे वो हिंदी के लिए लिखेंगे। तो इसमें जो टोटल मार्क्स फुल मार्क्स का है वो 50 मार्क्स का है। ये पेपर 50 मार्क्स का है और आपका जो इंटर में फाइनल एग्ज़ाम है वो 40 मार्क्स का है। ठीक है, ये 40 मार्क्स का है और इंटरनल जो है वो 10 मार्क्स का है। ये इंटरनल 10 मार्क्स का हो गया। तो टोटल 40 मार्क्स, 50 मार्क्स का आपका ये है, 40 मार्क्स आपका फुल मिड टर्म मतलब फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गया और 10 मार्क्स आपका इंटरनल का एग्ज़ाम हो गया। चलिए, तो समरी ये है कि सेमेस्टर 1 में आपके पास ऑनर्स का 2 पेपर होगा, एक जनरिक का पेपर होगा, एक एसीसी होगा। बस इन शॉर्ट सेमेस्टर 1 में ऑनर्स के 2 पेपर, जनरिक का 1 पेपर और एसीसी जो लैंग्वेज कोर्स है उसका 1 पेपर होगा। टोटल आपके 4 पेपर होंगे, 2 ऑनर्स, एक जनरिक, एक एसीसी। अब हम आते हैं फिजिक्स ऑनर्स के सेमेस्टर 1 के कोर्स पे जो मुझे पढ़ाना है। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो सेमेस्टर 1 का कोर कोर्स 2 है। तो कोर कोर्स 2 में क्या है, मैकेनिक्स पढ़ना है आपको। ठीक है, और मैकेनिक्स का जो सिलेबस है, तो सिलेबस में जाने के पहले मैं आपको बता दूं बुक्स के बारे में, या पहले सिलेबस बता देते हैं फिर बुक्स के बारे में आपको हम डिस्कस कर लेंगे। टोटल 7 चैप्टर्स आपको पढ़ना है इसमें। ये मैकेनिक्स कोर कोर्स 2 है, इसका सिलेबस जो है में 7 चैप्टर्स हैं टोटल। कौन कौन सा है, इलास्टिसिटी, फ्लूइड मोशन, हाइड्रोडायनेमिक्स, सरफेस टेंशन, सेंट्रल फोर्स मोशन, नॉन इनर्शियल सिस्टम, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट आप 11th और 12th में कर चुके हैं, लेकिन जो आपने 11th और 12th में किया है बीएससी सेमेस्टर 1 में उससे आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, अगर आप जो टॉपिक यहाँ पढ़ रहे हैं स्टार्ट करने के पहले 12th का टॉपिक या 11th जिसमें वो आ रहा है उसको बेसिकली सारे 11th के टॉपिक ही है इसमें, तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लेक्चर में जो तैयार कर रहा हूँ वो डिग्री कोर्स के सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस कोर्स इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो मैं इसमें बहुत डिटेल या पैटर्न वही रखूँगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगा। ठीक है, तो इस कोर्स में जो 7 चैप्टर्स हैं उसके लिए आप अगर बुक्स भी पढ़ना चाहें, एक मेरे हिसाब से मेरा हमेशा सजेशन होता है क्लास में कि एक बुक ज़रूर प्रेफर करिए। तो बुक्स तो बहुत सारे हैं, बुक्स की कमी नहीं है, आपके पास जो भी मैकेनिक्स की बुक हो आप उससे पढ़ सकते हैं। ये जो सारे चैप्टर्स हैं तो हर एक मैकेनिक्स के बुक में मिल जाएगा। फिर भी मैं एक दो नाम लिख देना चाहता हूँ, कई बार स्टूडेंट्स बुक्स के बारे में पूछते हैं। तो देखिए, एक अगर आप चाहते हैं कि बहुत स्टैंडर्ड राइटर की बुक पढ़ें, फॉरेन राइटर की बुक पढ़ें, तो एक बुक है टाटा मैक्रो हिल की, एलिमेंट्स ऑफ क्या है नाम उसका, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। ठीक है, ये जो बुक है ये काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है। ये राइटर इनके हैं क्लेपनर एंड कोलिनको। क्लेपनर बेसिकली इनका पूरा नाम है डैनियल क्लेपनर, रॉबर्ट कोलिनको, बस शॉर्ट में इसको लोग कहते हैं क्लेपनर कोलिनको। ठीक है, और ये पब्लिकेशन है इसका मैकग्रॉ-हिल, MC-Graw-Hill। और एडिशन के बारे में मैकग्रॉ-हिल एडिशन के बारे में आपको जो लेटेस्ट एडिशन मिल जाए, बेसिकली इसका एक एशियन एडिशन आता है, उसका दाम कम पड़ेगा। ठीक है, वही लीजिएगा, वो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसके लिए
वो बुक स्पेशली पब्लिश किया गया, उसका प्राइस इंडियन रुपीज़ में होगा 300-400 रुपये का करीब पड़ेगा। ये बुक है। लेकिन अगर आप सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं तो इंडियन राइटर की बुक एक है DS माथुर की बुक, वो है DS माथुर की 2 बुक्स है बेसिकली। एक है मैकेनिक्स, दोनों अच्छी है, मैकेनिक्स बाय DS माथुर, और एक है एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, ये दोनों बुक है, 2 अलग बुक्स हैं, तो बेसिकली आप इसी को लेते तो बेहतर होगा, इसका लेटेस्ट एडिशन बेहतर है, और इसके साथ कोई रिवाइज एडिशन नहीं आया हुआ है प्रोबेबली। तो दोनों ही DS माथुर की बुक है, DS माथुर। ठीक है, और DS माथुर पब्लिकेशन कौन सा है? S चांद, ये S चांद पब्लिकेशन का है। ठीक है, S चांद पब्लिकेशन है, और इसमें आपको ऑलमोस्ट सारा कुछ मिल जाएगा। इसका रिवाइज्ड एडिशन भी आया हुआ है, एक और ऑथर हैं जिन्होंने इनको इस बुक को रिवाइज किया है, उनका नाम है PS हेमनी। ठीक है, तो आपको जो भी मिल जाए, पुरानी बुक भी मिलेगा तो आपको सारा कुछ मिलेगा। मैकेनिक्स पुराने वाले में थोड़ा सा एक सरफेस टेंशन वाला टॉपिक थोड़ा सा शायद ना मिले, बट वो इसमें मिल जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पुराने बुक भी तो भी चलेगा, नहीं अगर आपके पास है तो भी चलेगा, और अगर बुक्स आपके पास नहीं भी है तो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो मैं बताऊंगा उतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस हो गया। अब हम स्टार्ट वाला टॉपिक कौन सा करेंगे? इलास्टिसिटी का टॉपिक स्टार्ट करें। इलास्टिसिटी वाले टॉपिक में ये सब टॉपिक्स हैं। कौन कौन सा? रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, ट्विस्टिंग टॉर्क ऑन ए सिलेंडर और ए वायर, बेंडिंग मोमेंट, और ये कैंटिलीवर का टॉपिक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट है, सर्ल्स एक्सपेरिमेंट। ये सारे टॉपिक्स हैं, और जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ऑलमोस्ट वो हर एक टॉपिक को टच करने की कोशिश करता है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन होगा ही, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम स्टार्ट रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट से कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बेसिक्स का रिव्यू कर लें जो हमको यहाँ यूज़ करने वाले हैं। क्या है इलास्टिक कांस्टेंट्स? तो हम बेसिकली इलास्टिसिटी के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, और इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपर इस टॉपिक पे जंप करेंगे। क्वेश्चन आपको यही आना है, ठीक है? तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, बेसिक्स रिव्यू। ये आप अगर नहीं भी करेंगे, इस यहाँ से आप अगर आपने 12th का या 11th जब पढ़ रहे हैं इसको रिवीजन कर लिया तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको इलास्टिक कांस्टेंट्स आते हैं, 4 इलास्टिक कांस्टेंट या इलास्टिक कोफिशिएंट्स भी इसको कहते हैं, आते हैं तो इस पोर्शन को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सीधा नेक्स्ट लेक्चर पे मूव कर सकते हैं। अगर नहीं आते हैं, आप चाहते हैं इसको रिवाइज करना, तो आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलास्टिसिटी, एकदम स्मॉल ब्रीफ में, इन ब्रीफ, ये आपको पता है। ठीक है, तो पहला है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? प्रत्यास्थता, हिंदी में इसे कहते हैं प्रत्यास्थता। तो देखिए, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाया जाए, किसी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो उसके शेप में कुछ डिफॉर्मेशन आता है। अगर उस एक्सटर्नल फोर्स को आप हटा लें और बॉडी अपने इनिशियल शेप में आ जाए या रिगेन कर ले अपने इनिशियल शेप को, तो वैसा ऑब्जेक्ट या वैसा बॉडी इलास्टिक बॉडी कहलाता है। और वो जो रिगेन करने की प्रॉपर्टी है, डिफॉर्मेशन फोर्स हटते, डिफॉर्मेशन का ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना, डिफॉर्मेशन का खत्म होना, वो प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं, उसे मैंने लिख दिया, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कंडीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा?
एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं रबर, स्टील। देखिए 12th में आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तब बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता था, मतलब बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था कि रबर और स्टील में कौन ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है, तो आपको कौन ज़्यादा इलास्टिक है इसका जवाब देने के लिए ये जानना जरूरी है कि सब ज़्यादा इलास्टिक उसको कहेंगे जिसमें ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं और कम डिफॉर्मेशन हो और फोर्स हटाने पर वो रिगेन कर ले। तो स्टील अब उस हिसाब से ज़्यादा इलास्टिक होगा। रबर में क्या ज़्यादा फोर्स लगाइएगा तो अब टूट जाएगा, मतलब ज़्यादा फोर्स का मतलब है कि वो एक उसका बहुत मिनिमम फोर्स वो बियर कर सकता है, जबकि स्टील ज़्यादा हैवी फोर्स बियर कर सकता है। तो स्टील की इलास्टिसिटी रबर की इलास्टिसिटी से ज़्यादा होती है। अब एक टर्म आता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बट हम सिर्फ उन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि हम यूज़ करने वाले नेक्स्ट अपने फर्स्ट टॉपिक जो हमारा चैप्टर का होगा। इलास्टिक लिमिट क्या है? इलास्टिक लिमिट सिंपल है कि वह लिमिट जहाँ तक किसका फोर्स का वो लिमिट, मतलब उतना फोर्स का वो लिमिट जहाँ तक कि फोर्स हटाने के बाद बॉडी अपने शेप को रिगेन कर ले। उस लिमिट से ज़्यादा अगर फोर्स बॉडी पे लगा देंगे तो उसका शेप डिफॉर्म ही रह जाएगा, तो वैसा लिमिट का लगा इलास्टिक लिमिट, इसको हम लिखते हैं। तो सिंपल टर्म में अगर ये कहें कि द लिमिट अप टू विच ए बॉडी शोज इट्स इलास्टिक बिहेवियर इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। जहाँ तक कोई भी बॉडी जिस लिमिट तक इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब जहाँ जिस फोर्स जिस लिमिट तक वो अपने गेन इनिशियल शेप को रिगेन कर रहा है वो इलास्टिक लिमिट कहलाएगा। ठीक है, तो द लिमिट अप टू विच ए बॉडी शोज इट्स इलास्टिक बिहेवियर इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। अब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या था भाई? ये सारा बहुत एलिमेंट्री है, आपको आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इस पार्ट को कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे आप नेक्स्ट लेक्चर पे जा सकते हैं। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना आप स्ट्रेस ज़्यादा लगाएंगे स्ट्रेन बॉडी में खिंचाव ज़्यादा होगा। अब ये स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है? ठीक है, ये तो हुक्स लॉ मैंने कह दी है, आपको याद आ रहा है स्ट्रेस क्या है स्ट्रेन क्या है? बहुत बिल्कुल याद होगा आपको, अभी तो जस्ट आपने पास आउट किया ही है। तो सिंपल मैं लिख रहा हूँ, स्ट्रेस बेसिकली क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन क्या है? चेंज इन डायमेंशन कर सकते हैं इसको बाय ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज क्या है या डायमेंशन क्या है, जो भी आप चाहें। चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन, डायमेंशन से यहाँ मेरा मतलब क्या है? शेप एंड साइज से। ठीक है, क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि शेप मान लीजिए लेंथ के अगर हो रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा, मोटाई के अराउंड लेटरली अगर हो रहा है तो लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा, थिकनेस अगर की ओर आप फोर्स लगा रहे हैं तो। इसलिए मैंने एक वर्ड यूज कर लिया डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन तो हो गया स्ट्रेन, और फोर्स स्ट्रेस क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट तो हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या होगा? सोचिए, कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि सेम चीज़ों का ये भी मान लीजिए अगर सेम लेंथ लेते हैं तो लेंथ का डायमेंशन होता है, डायमीटर लेंगे डायमीटर का डायमीटर का रेशियो होगा लेंथ का, या लेंथ लेंगे लेंथ का रेशियो होगा, डायमीटर लेंगे डायमीटर का रेशियो होगा। तो सेम चीज़ों का रेशियो है तो आपके पास कोई डायमेंशन या कोई यूनिट नहीं होगा आपका। यहाँ डायमेंशन का मतलब शेप एंड साइज है, ये आप क्लियर, डायमेंशन के ढेर सारे मीनिंग भी निकल सकते हैं, तो यहाँ हम कर देते हैं शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, ये हमारा डायमेंशन का मतलब है, शेप एंड साइज। ठीक है, अब हम आते हैं जो मेन पॉइंट हमको करना था
क्या करना था, इलास्टिक कांस्टेंट्स या इलास्टिक कोफिशिएंट्स। आ जाइए, इलास्टिक कांस्टेंट्स या इलास्टिक कोफिशिएंट्स। तो बेसिकली आपको 4 तरह के इलास्टिक कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट्स, 4 तरह के कोफिशिएंट्स आपको पढ़ना है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो। और इन ब्रीफ, चूंकि ये चीज़ें आप जानते हैं, तो इन ब्रीफ में चारों का एक टेबल बना के आपको बताऊंगा, और बेसिकली बहुत शॉर्ट में, जिस ताकि आपको जो भूल भी गए हैं तो याद आ जाए बस। तो चारों को हम लिखते हैं करके, ये चारों मैंने लिख दिया। यंग्स मॉडुलस को वाई से इंडिकेट कर रहे हैं, बल्क मॉडुलस को के से, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से, और पॉइजन्स रेशियो को सिग्मा से। परफेक्ट है। अब एक एक करके हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस जो है रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का क्या मतलब? जो लेंथ के लॉन्ग फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया। मान लीजिए कि अगर ये कोई इलास्टिक ऑब्जेक्ट है और फोर्स ये मान लीजिए आपने फिक्स कर दिया और फोर्स अपने यहाँ लगाया, उसका शेप लेंथ में कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया हो रहा है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा। और जो चेंज इन लेंथ, मान लीजिए कि इसका लेंथ चेंज एल किया, ओरिजिनल लेंथ एल था, एरिया ए, फोर्स एफ लगाए, तो क्या आ जाएगा? फोर्स पर यूनिट, अगर एरिया को हमने स्मॉल ए माना है तो कुछ भी मान लीजिए, चलिए स्मॉल ए मानते हैं एरिया को, फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया। और ये चेंज इन लेंथ, स्मॉल एल लेंथ, और ये ओरिजिनल लेंथ, तो आपके पास क्या आ गया? एफ एल बाय ए एल। यहाँ ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, एल इज द ओरिजिनल लेंथ, स्मॉल एल इज द चेंज इन लेंथ। ये आपका फॉर्मूला आ गया। इसका यूनिट क्या होगा? ध्यान दीजिए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, स्ट्रेन का कोई यूनिट होता नहीं है, तो जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही यंग्स मॉडुलस का यूनिट होगा। मतलब यूनिट क्या है इसका? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट न्यूटन, ऐसा यूनिट की बात करें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बल्क मॉडुलस आ जाइए, सेम कॉन्सेप्ट है। लॉन्गिट्यूडिनल की जगह पे हमारा क्या देगा? वॉल्यूम का ले लीजिए। स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो है, यंग्स मॉडुलस में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन था, बल्क मॉडुलस में आपको वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाएगा। मतलब बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। लिखते हैं इसी को, ये हो गया बल्क मॉडुलस, वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम की बात करें, मान लीजिए एक बॉक्स है, ये बॉक्स, और यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, इधर फिक्स कर दिया आपने, इधर फोर्स लगा रहे हैं एफ, तो इसके वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा, वो आपका वॉल्यूम स्ट्रेन दे देगा। और फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा, इस एरिया पे अगर फोर्स लगा रहे हैं वो आपको स्ट्रेस दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया इस केस में प्रेशर हो जाता है, एफ बाय ए और वी बाय वी। एफ बाई आप इसको प्रेशर लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर हो गया, और स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम को अगर हम स्मॉल लें, उसको लिखेंगे डी वी बाई वी। तो आपका ये बल्क मॉडुलस आ गया के, पी बाय ए वी, पी बाय डी वी क्या? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, वी है ओरिजिनल वॉल्यूम, इसका मान लीजिए वॉल्यूम हुआ वी, और स्मॉल चेंज जो इसमें वॉल्यूम में आ रहा है फोर्स लगने के बाद वो डी वी आ रहा है। और फोर्स पर यूनिट एरिया आपका प्रेशर है, पी क्या है? प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। तुम्हारे पास बल्क मॉडुलस भी आ गया। सिमिलरली आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिखाते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को देखिए यहाँ पे वाई से दिखा रहे थे यंग्स मॉडुलस को, इसको के से दिखाए या कापा कह सकते हैं, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से दिखाते हैं। ये टर्म को कहते हैं ईटा, ये कहलाता है ईटा, ईटा, ठीक है। अब इसका रेशियो क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिफाइन एज द शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइड बाय शियरिंग स्ट्रेन। इसके लिए लिखते हैं इसी को हम
ये क्या है, शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेस को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस या भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, किसी भी सरफेस के टेंजेंशियली आपका फोर्स लग रहा है। मतलब मान लीजिए कि अगर ये बुक है, एक बुक, छोटा सा बुक बता दो, चलिए कोई छोटा बुक तो यहाँ है नहीं मेरे पास फिलहाल, हाँ दिखता है, ओह लग रहा है। देखिए सपोज कि ये बुक है और ये शायद आपको दिख रहा हो, ये बुक है। अब इसके हम टेंजेंशियल फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, मतलब इसके सरफेस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये ऐसे फोर्स लगाए, मैंने ऐसे, देखिए शायद हिल गया तो नहीं आ रहा, सामने इतना सामने कैमरा का नहीं आ रहा, कैमरा नहीं आ रहा है। सपोज मैंने इसे मोड़ दिया ऐसे, ठीक है, अब दिख रहा है। अब इसमें मैंने क्या टेंजेंशियल ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे ऐसे, इधर से देखिए टेंजेंशियल ऐसे, ये मुड़ गया ना, मतलब ये थोड़ा ऊपर अगर करते तो शायद अच्छा आता। बेसिकली जो सरफेस है आपका, ये सरफेस है, अगर ऐसे मैंने फोर्स लगाया ऐसे टेंजेंशियल, तो क्या होगा, जैसे इस केस में देखिए, अगर ये साफ से दिख पा रहा है तो ये मैंने सपोज ये सरफेस है हमारा, और हम सेल्स के इसके ऐसे लगा रहे हैं, देखिए ये चौड़ा हो गया ना, ये ऐसे है, अभी इसको हम ऐसे लगा रहे हैं, ये बड़ा हो गया, ये ठीक है। तो इसी चीज़ को हम डायग्राम बना के यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये समझिए क्यूबिकल बॉक्स है, लेंथ इसका L है, और फोर्स आपका इस सरफेस पे लग रहा है टेंजेंशियल फोर्स, यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, तो ये वाला जो लेयर है वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, और ये वाला जो लेयर है वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। बहुत स्मॉल शिफ्ट है, लेकिन जो बेस का लेयर है, जैसे जैसे टॉप सरफेस से नीचे की ओर जाएंगे तो शिफ्ट जो है सरफेस का कम होता जाएगा। यहाँ वाला सरफेस थोड़ा कम होगा, यहाँ वाला कम, बेस वाला बिल्कुल ही शिफ्ट नहीं हो रहा है। ये यहाँ, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। तो अगर ये लेंथ L है तो ये भी L ले रहे हैं, क्यूब ले रहे हैं, और ये स्मॉल l आपका चेंज हो रहा है। ये सपोज हमने जो चेंज हुआ है इसको हम स्मॉल, ये चेंज हुआ है स्मॉल l लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल मान लिया हमने थीटा है हमारे पास, तो थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा कर लेते हैं, ये राइट एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये थीटा है, और ये सम एंगल है। ये अगर आप इसका टेन लेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू L/L, और थीटा बहुत स्मॉल होगा तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। शीयरिंग स्ट्रेस आपका लग रहा है, शीयरिंग स्ट्रेस क्या हो गया, शीयरिंग स्ट्रेस जो है टेंजेंशियल फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया आपका आ रहा है, शीयरिंग स्ट्रेस से फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम टेंशन कहते हैं, टेंजेंशियल फोर्स टी से इंडिकेट करते हैं। ये फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम टी से, जैसे वहाँ फोर्स पर यूनिट एरिया को पी से कर रहे थे, यहाँ टेंजेंशियल फोर्स होगा, शीयरिंग स्ट्रेस, तो उसको हम टी से टेंशन से शो करेंगे। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, L/L, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये क्या है, थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा, या यहाँ पे हम थीटा कर दिए और इसको कर दीजिए T/थीटा, ये आपका मॉडुलस रिजिडिटी आ गया, T/थीटा, जहाँ थीटा क्या है, यहाँ से आया है। शीयरिंग स्ट्रेस, शीयरिंग स्ट्रेन क्या है, चेंज लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यहाँ पे क्या आएगा, चेंज L/कैपिटल, स्मॉल l बाय कैपिटल L, उसी को हमने यहाँ थीटा लिख दिया इससे, ठीक है। तो शीयरिंग स्ट्रेस बाय शीयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और ये थीटा क्या है, L क्या है, ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैं काफ़ी ब्रीफ में जा रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपको आता होगा, बार बार कह रहा हूँ आता होगा, आप चाहें तो इसको आगे बढ़ सकते हैं। अब आ जाइए लास्ट हमारा फोर्थ कोफिशिएंट पे, पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफर कर रहा है, पहले हमने क्या किया, सारा तीनों रेशियो जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच है, बट पॉइजन्स रेशियो का जो है वो आपको रेशियो क्या है, स्ट्रेन और स्ट्रेन का, लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको हम लिख लेते हैं। तो लैटरल स्ट्रेन इज पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब यहाँ पे समझिए कि लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारा क्या होता है। मान लीजिए कि ये हमारा एक वायर है,
सिलिंड्रिकल वायर ले लिया, इस इंड को आपने फिक्स कर दिया, यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, जैसे फोर्स लगाएंगे तो इसका शेप कुछ चेंज होगा, और शेप क्या चेंज होगा, ये थोड़ा पतला हो जाएगा और लंबा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। डॉट डॉट मैंने दिखाया कि मतलब आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये आया से, ये लंबा हो गया और पतला हो गया। तो जो लेंथ के अलोंग स्ट्रेन लग रहा है इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और जो इस मोटाई के लैटरली, लैटरल मतलब मोटाई के अलोंग जो स्ट्रेन हो रहा है उसको कहेंगे लैटरल स्ट्रेन। तो ये क्या है, लैटरल स्ट्रेन बेसिकली क्या है, इसका डायमीटर का चेंज, मान लीजिएगा डी डायमीटर था और स्मॉल डी चेंज इन डायमीटर हुआ, डायमीटर से स्मॉल डी चेंज हुआ है, ठीक है। और लेंथ क्या लोग मान लीजिए एल लेंथ है और ये स्मॉल एल चेंज हुआ है, तो लैटरल स्ट्रेन क्या हो गया, चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर एंड लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब एक टर्म यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, इसको हम अल्फा बीटा लिख देते हैं और इसको हम अल्फा लिख देते हैं। बेसिकली हम एक नोटेशन यूज कर लिया इसके लिए बीटा, इसके लिए अल्फा, और आगे हम यूज करेंगे बीटा को बेसिकली हम कह सकते हैं क्या है, लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। अल्फा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। अगर पर यूनिट स्ट्रेस नहीं भी करते हैं तो यहाँ पे आपका बीटा बाय अल्फा ही आएगा, पर आगे जो यूज करने वाले हैं उसको मान के चलते हैं, बीटा क्या है, लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, और अल्फा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस कट जाएगा तो स्ट्रेन स्ट्रेन का रेशियो हो गई, ठीक है। तो ये हमारा आ गया पॉइजन्स रेशियो, और इसका कोई यूनिट नहीं होगा, बाकी का यूनिट वही होगा जो यूनिट स्ट्रेस का है। इसका भी यूनिट आप लेंगे तो क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आएगा। इसका भी यूनिट आपका वही आना है, यूनिट जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का यूनिट वही आ रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट कोई यूनिट नहीं है, यूनिट नो यूनिट, क्योंकि सेम चीज़ का रेशियो है, स्ट्रेन स्ट्रेन का रेशियो। तो आपको क्लियर हो गया होगा, बेसिकली हमारा इसी चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं इसी टॉपिक को, इलास्टिक कोएफिशिएंट्स के बीच रिलेशन निकालना। हमको करना क्या है कि जो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे उसमें हमारे पास ये चार जो इलास्टिक कोएफिशिएंट या कांस्टेंट आए हैं, कौन कौन सा, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और सिग्मा, इन चारों के बीच रिलेशन निकालना है। अब हम पहले एक तीन के बीच निकालेंगे, फिर इन तीन के बीच निकालेंगे और फिर इन तीन के बीच निकालेंगे, ये और ये, ठीक है। ये तीन मतलब दो रिलेशन निकाल लेंगे, वाई के एन और वाई के ईटा एंड वाई के सिग्मा, थर्ड रिलेशन आपने निकल जाएगा। दो रिलेशन आपको डिराइव करके दिखाएंगे जो क्या आता है, और थर्ड उन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसे निकालेंगे तो थर्ड का रिलेशन आ जाएगा। तो तीन रिलेशन हमारे पास यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि लेक्चर कैसा लगा, कुछ और इम्प्रूवमेंट, कुछ और इसमें आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए थी। ये फर्स्ट लेक्चर है, कल से हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होगा। यहाँ तक तो जस्ट इंट्रोडक्शन था। चलिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मैं लेक्चर अपलोड करता रहूँगा। ऑनलाइन क्लासेस में चल रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में अगर सब अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो जो नहीं कर पा रहे हैं वो यूट्यूब पे मेरा लेक्चर देख सकते हैं। और रही बात अटेंडेंस की, तो मुझे एक मैसेज कर देंगे कि सर मैंने देख लिया अपना रोल नंबर, तो मैं उनका अटेंडेंस कर लूँगा। बट ऑनेस्टली ऐसा नहीं कि रोल नंबर मैसेज कर रहे हैं वहाँ देख ही नहीं रहे। चलिए, आज के लिए इतना ही, ओके।